ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फोटोशॉप के इस 12वें एपिसोड में हम सीखने वाले हैं ब्रांड न्यू फोटोशॉप के फ्रेम टूल के बारे में। साथ ही साथ हम कवर करेंगे क्लिपिंग मास्क, टेक्स्ट के अंदर किस तरह से इमेजेस को ऐड किया जाता है और भी बहुत कुछ। क्लिपिंग मास्क के बारे में वैसे आप जानते होंगे कि किसी पर्टिकुलर शेप में कोई दूसरी इमेज या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड करना या फिर किसी टेक्स्ट में कोई दूसरी इमेज ऐड करना। दोस्तों, सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की है कि वीडियोस को थोड़ा जल्दी जल्दी लाया जाए, तो डेफिनेटली उस रिक्वेस्ट को मैंने ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है कि मैं अब वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इस एपिसोड के बाद जो एपिसोड्स आने वाले हैं वो धीरे धीरे एडवांस लेवल के होते जाएंगे। तो आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि उनकी जो लेवल है वो एडवांस होने वाली है। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, इस क्लिपिंग मास्क और फ्रेम टूल की कंसेप्ट को समझना बहुत आसान है। देखिए, किसी पर्टिकुलर शेप में जब आपको कोई इमेज दिखानी होती है तब आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन इंपोर्ट करता हूँ जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट मनिंदर ने बनाया है। अब इस इमेज को मान लीजिए मुझे किसी सर्कल में दिखाना है, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से एक सिलेक्शन बनाकर इमेज को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो दूसरे लेयर पर वो इमेज उस सर्कल के अंदर नजर आती है क्योंकि सिलेक्शन हमने सर्कुलर बनाया था। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो इमेज जो है वो पूरी तरह से परमानेंटली क्रॉप हो जाती है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस इमेज के आसपास जो कुछ भी था वो मैं चाह कर भी यहाँ पर ला नहीं सकता। इसीलिए क्लिपिंग मास्क इस्तेमाल किया जाता था जो कि कुछ इसी प्रकार से काम करता था। फॉर एग्जाम्पल, वापस आते हैं उस इमेज पर। क्लिपिंग मास्क करते समय हमें एक सिलेक्शन बनाना पड़ता था, उसे कोई कलर देना पड़ता था और फिर उसे इमेज लेयर के नीचे रखकर इमेज को हमें कहना पड़ता था क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जैसे ही हम क्लिपिंग मास्क करते, इमेज उस पर्टिकुलर शेप के अंदर चली जाती। और इसकी खास बात यह है कि हम चाहे तो इमेज को इस तरह से पैन कर सकते हैं, कंट्रोल टी करके उस इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। क्लिपिंग मास्क का यही फायदा है। लेयर पैनल में दो लेयर्स बनते हैं, एक इमेज का और दूसरा जो ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया था उसका। जब हमें ऑब्जेक्ट मूव करना होता है तब हम उस ऑब्जेक्ट वाले लेयर को सेलेक्ट करते हैं और मूव करते हैं, और जब हमें उसके अंदर की इमेज को मूव करना होता है तब हम उस इमेज वाले लेयर को सेलेक्ट करते हैं और मूव करते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ मूव करना है तो हम लोग शिफ्ट प्रेस करते हैं और इमेज और ऑब्जेक्ट इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं ताकि ये दोनों एक साथ मूव हो सके। कंट्रोल टी से एक साथ स्केल भी हो सके। फोटोशॉप CC 2019 के इस अपडेटेड वर्जन में फ्रेम टूल ऐड किया गया है। ये फ्रेम टूल ऑलमोस्ट इन डिज़ाइन के फ्रेम टूल की तरह ही है, बट ध्यान में रखें यहाँ पर किसी भी फ्रेम के अंदर हम एडिटेबल चीज़ें नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी फ्रेम के अंदर आप एडिटेबल टेक्स्ट नहीं रख सकते। यहाँ पर है फ्रेम टूल जिसका शॉर्टकट है के। फ्रेम टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर और ये सर्कुलर। तो अब अगर मुझे इस इमेज को एक फ्रेम में ऐड करना है तो मैं सिंपली फ्रेम टूल लूँगा, इस तरह से ड्रैग करूँगा। अगर शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो प्रोपोर्शन में प्रॉपरली स्क्वायर आएगा। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करता तो मैं फ्री हैंड इस तरह से फ्रेम क्रिएट कर सकता हूँ। क्लिक करके ड्रैग किया और मैंने बस छोड़ दिया, वो इमेज उस फ्रेम के अंदर चली गई। यहाँ पर जो आउटलाइन आपको नज़र आती है वो सिर्फ इंडिकेट करने के लिए है, वो प्रिंटिंग में नज़र नहीं आती, तो आप फिलहाल उसकी चिंता मत कीजिए। यहाँ पर नज़र डालते हैं, ये है वो फ्रेम। ये आइकन इंडिकेट करता है कि ये फ्रेम है। देखिए किस तरह से एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक्स है, इसका मतलब है ये फ्रेम है और उसके आगे जो है वो इमेज है। जब आपको इमेज मूव करनी है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो इस तरह से कॉर्नर पे आपको
वाइट कलर के लाइंस नज़र आ रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये लेयर सेलेक्टेड है। अगर फ्रेम सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगी। दोनों को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस कीजिए और क्लिक कीजिए तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ज़रूरत के अनुसार आप इन्हें स्वैप कर सकते हैं। अब मुझे अगर इमेज छोटी करनी है तो मैं इमेज पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा और फिर छोटा करूँगा। या फिर अगर मुझे इमेज और फ्रेम दोनों बड़े करने हैं तब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से दोनों को एक साथ मैं बड़ा करूँगा। बहुत ही सिंपल सा टूल है, इतना ही इसका इस्तेमाल है। जिस तरह से अभी हमने फ्रेम में इमेज ऐड किया था उसी तरह से किसी टेक्स्ट में भी हम इमेज दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक इमेज डाउनलोड की है और यहाँ पर कुछ मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, जंगल, और इसे बड़ा करता हूँ। तो अब मैं इस इमेज को इस टेक्स्ट के अंदर रख सकता हूँ। इसलिए मुझे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और इस टेक्स्ट को मुझे फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा। हम किसी भी टेक्स्ट को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसी है कि जब हम लोग किसी टेक्स्ट को फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट एडिटेबल नहीं होता। तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट टू फ्रेम करता हूँ, ओके करता हूँ तो ये फ्रेम बन गई। अब मुझे सिर्फ इमेज उस टेक्स्ट वाले फ्रेम पर ड्रॉप करनी है और वो जो इमेज है वो उसके अंदर चली जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ चेंजेस मुझे करने हैं टेक्स्ट में तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मैंने उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया है फ्रेम में। इसके लिए एक दूसरा रास्ता है, कंट्रोल Z करके मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पर अब ये टेक्स्ट है जो कि एडिटेबल है, अगर मैं चाहूँ तो चेंजेस कर सकता हूँ और पीछे इमेज है। मैं इस इमेज को ऊपर की तरफ लाऊंगा और कंट्रोल अल्ट और G प्रेस करूंगा। ये शॉर्टकट है क्लिपिंग मास्क का। सेम इफेक्ट मैं राइट क्लिक करके यहाँ से भी देख सकता हूँ, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब यहाँ पर एक बेनिफिट है कि हम लोग अगर चाहे तो इस स्पेलिंग को या फिर इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट लेयर पर मैं जाता हूँ, टी प्रेस करता हूँ और इस तरह से नाम चेंज कर देता हूँ। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप किसी भी टेक्स्ट को फ्रेम में कन्वर्ट ना करें। बहुत सारे पोस्टर्स के लिए, अट्रैक्टिव ग्राफिक्स के लिए, डबल एक्सपोजर जैसे कि मैंने कहा, उस इफ़ेक्ट के लिए ये क्लिपिंग मास्क और फ्रेम टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक ब्रश लेकर इस तरह से एक पैच क्रिएट करता हूँ। मैं एक, चलो मान लीजिए सीडी कवर बना रहा हूँ और मैं कोई इमेज इस पैच के अंदर दिखाना चाहता हूँ। तो इस पैच को मैंने एक नए लेयर पर रखा है। अब इस पैच को मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको बाद में इस पैच में कुछ चेंजेस करने हैं, इस पर कोई फिल्टर्स अप्लाई करने हैं या फिर कोई इफेक्ट्स इनमें ऐड करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसलिए इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करता हूँ। इस तरह से यहाँ पर एक आइकन नज़र आता है जो इंडिकेट करता है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैं कोई इमेज यहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ पर मैंने एक ऐसी सिंपल सी एक इमेज डाउनलोड की है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है वो उसके अंदर चली जाए। मैं यहाँ पर क्लिपिंग मास्क इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि फोटोशॉप का फ्रेम टूल अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ कि इस तरह के शेप्स वो क्रिएट कर सके। इसीलिए मैंने एक ब्रश टूल से बेसिक शेप बनाया और उसके अंदर क्लिपिंग मास्क इस्तेमाल करके ये इमेज ऐड करने जा रहा हूँ। इमेज ऐड करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा और सिंपली कहूँगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क करने के बाद वो इमेज उसके अंदर चली गई है। अब अगर मैं चाहूँ तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होने की वजह से मैं जो ये पैच बना चुका हूँ उसे बड़ा भी कर सकता हूँ। उसे बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, उस पर्टिकुलर शेप के अंदर जाऊँगा और उसे इस तरह से बड़ा करूँगा और सेव करूँगा। देखिए यहाँ पर भी वो बड़ा हो गया। यही फ़ायदा होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। अब मैं फिर से इमेज सेलेक्ट करता हूँ, इमेज भी बड़ी कर देता हूँ। अब अगर चाहूँ तो मैं इस इमेज के अंदर इफ़ेक्ट्स भी दे सकता हूँ। मैं बस एक सैम्पल दिखा रहा हूँ, आप इससे अच्छा डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ। इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको पता है यहाँ पर इफ़ेक्ट्स में जाना है और इफ़ेक्ट अप्लाई करने हैं। मैं यहाँ पर चलिए कलर ओवरले ऐड कर देता हूँ।
वैसे गाइज अगर आप सीखना चाहते हैं कि पोस्टर्स वगैरह किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, फ़ोटोज़ को प्रॉपरली एडिट करके अलग अलग इफ़ेक्टिव और क्रिएटिव डिज़ाइंस किस तरह से बनाए जाते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। डेफिनेटली मैं कंसिडर करूँगा और आने वाले वीडियोज़ में मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। अगर आपको इस एपिसोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूँगा। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच।